स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 की प्रिपरेशन सीरीज में कॉन्स्टिट्यूशन का ये थर्ड वीडियो है। इस वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी 12 शेड्यूल हैं उनको डिस्कस करेंगे और इससे पिछली वाली वीडियोस में मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी सोर्सेस हैं और जो भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुए हैं उनको डिस्कस कर लिया था। और अगर आप लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो जाके देख लीजिए, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं शेड्यूल से। इसमें पहला शेड्यूल है, इसमें स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी मेंशन है, यानी भारत के संविधान की पहली अनुसूची में जो भी जितने भी राज्य हैं भारत में और जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं जो यूनियन टेरिटरी हैं वो पहली अनुसूची में मेंशन है। जैसे अभी प्रेजेंट में टोटल 28 स्टेट हैं इंडिया में और 8 यूनियन टेरिटरी यानी 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये फोटो थोड़ा पुराना है इसीलिए यहाँ पे 2907 लिखा हुआ है। तो अभी प्रेजेंट में कितने हैं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सेकंड शेड्यूल में क्या है, सेकंड शेड्यूल में सैलरी की बात की गई है। तो जो भी संवैधानिक पोस्ट हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, उनकी सैलरी सेकंड शेड्यूल में मेंशन है। जैसे प्रेसिडेंट की सैलरी, गवर्नर की सैलरी, उसके अलावा आपके जो लोकसभा के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, ऐसी जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वहाँ के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कैग की सैलरी, तो ये सब के सब सेकंड शेड्यूल में मेंशन है। वैसे तो सैलरी नहीं पूछी जाती कि प्रेसिडेंट को कितनी सैलरी मिलती है या गवर्नर को कितनी सैलरी मिलती है, फिर भी आपको जानकारी के लिए पता होना चाहिए। 5 लाख रुपये मिलती है किन्हें, प्रेसिडेंट को, 3.5 लाख रुपये मिलती है गवर्नर को, ठीक है। ऐसे ही जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं उन्हें मिलती है 4 लाख रुपये। कितनी मिलती है, 4 लाख। और जो राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं ना, उन्हें राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में मिलती है। वो वाइस प्रेसिडेंट भी होते हैं तो उन्हें वाइस प्रेसिडेंट के रूप में सैलरी नहीं मिलती, ठीक। बाकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कितनी सैलरी मिलती है ये चीज़ आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कितनी सैलरी मिलती है ये भी आप बताना मुझे। थर्ड शेड्यूल में बताया गया फॉर्म्स ऑफ ओथ और एफर्मेशन। तो जो भी अपने मिनिस्टर्स हैं इंडिया में और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वगैरह हैं वो जो ओथ लेते हैं उसका प्रारूप, उसका फॉर्मेट कहाँ लिखा हुआ है, थर्ड शेड्यूल में, ठीक है। फोर्थ शेड्यूल में क्या है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। तो जो भी राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है ये फोर्थ शेड्यूल में मेंशन है, चौथी अनुसूची में मेंशन है। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर 31 सीट हैं, राजस्थान में 10 हैं, दिल्ली में 3 हैं, मध्य प्रदेश में 11 हैं। तो ये सारी चीज़ कहाँ लिखी हुई है, ये फोर्थ शेड्यूल में लिखी हुई है। पांचवी अनुसूची क्या कहती है, फिफ्थ शेड्यूल में लिखा है प्रोविजन एज टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। तो जो भी शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब जो प्रशासन और जो नियंत्रण है, वो पांचवी अनुसूची में मेंशन है। सिक्स शेड्यूल कहता है प्रोविजन एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और वेस्ट बंगाल का ये वाला एरिया, दार्जिलिंग और गोरखा हिल। यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और दार्जिलिंग और गोरखा हिल का जो भी ट्राइबल एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी प्रशासन है, वो सिक्स शेड्यूल में मेंशन है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, आपको पूछ लेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ नॉट मेंशन अंडर शेड्यूल 6। कौन सा इसमें स्टेट मेंशन नहीं है शेड्यूल 6 में, ठीक है। तो इसको याद करने की मेरी ट्रिक ये थी छोटी सी, S3 में माई, S3 ME मी और MI माई, S से असम, 3 से त्रिपुरा, मी से मेघालय और MI से मिजोरम। बाकी दार्जिलिंग और गोरखा हिल तो वैसे ही याद रहेगा, ठीक है। 7 शेड्यूल में क्या है, 7 शेड्यूल में लिस्ट बताई गई हैं। तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट वो लिस्ट होती है जिस पे सेंट्रल लॉ बनाता है यानी केंद्र कानून बनाता है। स्टेट लिस्ट में राज्य कानून बनाता है। कंकरेंट लिस्ट में केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, ठीक है। अभी प्रेजेंट में यूनियन लिस्ट में टोटल 99 सब्जेक्ट हैं, स्टेट लिस्ट में टोटल 59 सब्जेक्ट हैं अभी रिसेंट में, और ये इसमें 52 हैं कंकरेंट लिस्ट में, ठीक है। बाकी आप लोग एक बार चेक कर लेना, ये बदलते रहते हैं, है ना। 8 शेड्यूल में क्या है, 8 शेड्यूल में लैंग्वेजेस हैं। तो अभी प्रेजेंट में इंडिया में टोटल 22 भाषाएँ, कितनी है, 22 भाषाएँ 8वीं अनुसूची के अनुसार। 9 शेड्यूल, देखो ये 9 शेड्यूल ना, ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था 1951 में, है। नेहरू जी की गवर्नमेंट लेके आई थी। अगर सरकार कोई भी कानून या रेगुलेशन, कोई भी एक्ट और रेगुलेशन 9 शेड्यूल में डाल देती, उस टाइम की बात है, तो इसका जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं हो सकती थी, यानी जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता था। हिंदी में कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। तो इसीलिए सरकार लेके आई थी। इसके पीछे का बैकग्राउंड ये है कि जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय कई जो जमींदार थे, जो साहूकार थे, उनके पास कई 100 एकड़ ज़मीन थी। तो सरकार को लैंड रिफॉर्म्स लाने थे। तो लैंड रिफॉर्म लाने के लिए सरकार लैंड एक्विजिशन एक्ट लेके आई। तो कोई भी सिटीजन यानी कोई भी जमींदार कोर्ट में ना चला जाए, तो इसलिए सरकार ये 9 शेड्यूल लेके आई कि अगर हम कोई भी कानून या रेगुलेशन, कोई भी एक्ट रेगुलेशन 9 शेड्यूल में डालेंगे तो उसकी जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकेगा, ठीक है। लेकिन 2007 में क्या हुआ, 2007 में केस आता है IR कोलेहू का केस, IRCOELHO, ये 2007 में आया था, ठीक है। इसमें क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लॉ एडिड टू द 9 शेड्यूल आफ्टर 1973, यानी 1973 के बाद अगर कोई भी कानून 9 शेड्यूल में ऐड हुआ है तो उसको चैलेंज किया जा सकता है अगर वो कानून भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट करता है ना, इफ़ दे वॉयलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यानी अगर कोई कानून जो 1973 के बाद 9 शेड्यूल में ऐड हुआ है और वो भारत के संविधान के आधारभूत
आधारभूत ढांचा का उल्लंघन करता है तो उसे भी चैलेंज किया जा सकता है, जुडिशियल रिव्यू उसका भी हो सकता है। तो ये इतनी सी कहानी थी 9 शेड्यूल के बारे में। उसके बाद आप आ जाओ 10 शेड्यूल पे। तो ये जो 10 शेड्यूल है ना, ये एंटी डिफेक्शन लॉ देता है। मतलब इसमें बताया गया है प्रोविजन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ एंटी डिफेक्शन। अगर कोई दल बदलता है तो उस सदस्य की सदस्यता रद्द हो जाएगी। और इसमें 10 शेड्यूल आया था आपका राजीव गांधी जी के समय में 1985 में, ठीक है। और इससे एक आर्टिकल ऐड किया गया था, आर्टिकल 102 क्लॉज 2, ठीक है। आप मुझे इसका अमेंडमेंट नंबर बताना, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ये ऐड हुआ था 9 शेड्यूल, कमेंट बॉक्स में बताना। उसके बाद आप आ जाओ 11 शेड्यूल पे। देखो 11 शेड्यूल में क्या है, जो भी पंचायत की पावर, अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो 11 शेड्यूल में ऐड मेंशन है। और ये ऐड किया था 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। देखो इसका अमेंडमेंट नंबर बहुत पूछता है, 73rd 11 शेड्यूल 73rd अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। और आपका 12th शेड्यूल ऐड किया गया था। देखो 12th शेड्यूल में ये 74th अमेंडमेंट से आया था। किससे आया था? 74th अमेंडमेंट से। एक चीज़ आप छोटी सी याद कर लो, 11 शेड्यूल में पंचायत के अंदर टोटल 29 आइटम है। कितने आइटम है? 29। और ये जो म्यूनसिपलिटी है, म्यूनसिपलिटी की जो पावर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें 18 आइटम है। कितने आइटम है? 18। वैसे ऑल इंडिया बार एग्जाम तो नहीं पूछेगा कि कितने आइटम है 12 शेड्यूल में और 11 शेड्यूल में कितने आइटम है। एक बार उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी UPPCS प्री में पूछा गया था कि पंचायत के अंदर टोटल कितने आइटम मेंशन है। तो टोटल यहाँ पर 29 आइटम है। कुछ भी पूछ लेते हैं पेपर में, ठीक है। तो दोस्तों इसमें हमने सारे शेड्यूल डिस्कस किए हैं। बाकी मैंने जो एक बताया था, ये आपका 10 शेड्यूल कब ऐड हुआ था, तो ये 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हुआ था। 52वां संविधान संशोधन राजीव गांधी जी के समय में आया था। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करें, क्योंकि मैं देखता हूँ ये बहुत कम लोग सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, है ना। तो आगे आने वाले टाइम में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियोस पढ़ते रहेंगे और आगे मैं आपको प्रियम्बल और फिर आर्टिकल शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो डिस्कशन में बस इतना ही था। थैंक यू।